हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हैं एक्सॉन एकेडमी। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर नंबर फोर्थ जो है अपनी क्लास 12th का, और इग्नू के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका ये CHE04 का यूनिट नंबर 18 है। तो उसका ये थर्ड लेक्चर होने वाला है। इससे पहले हमने 2 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं और इस थर्ड लेक्चर की शुरुआत हम एक न्यूमेरिकल के साथ करते हैं। लास्ट क्लास में हमने रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इनके बारे में पढ़ा था। तो उसी के बेसिस पे अपन को क्या करना है, आज एक न्यूमेरिकल, ठीक है। तो आज इस वीडियो को देखें और एंड में मैं आप लोगों को लॉ ऑफ एक्टिव मास तक पढ़ाऊंगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें। तो देखो, इस न्यूमेरिकल में दे क्या रखा है, आंसर अगर अपन इसका लिखें, सोल्यूशन लिखें अपन इसका, तो अपन को क्या दे रखा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दे रखा है। किसका? N2 का। जो N2 है उसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को अपन कुछ ऐसे लिखते हैं, dN2 अपॉन dt इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -2, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे रेट ऑफ, इसका एक जनरल इक्वेशन लिखूं, जैसे एवरेज रेट इज इक्वल्स टू माइनस dN2 अपॉन dt इज इक्वल्स टू -1/3 dH2 अपॉन dt, ठीक है, इज इक्वल्स टू +1/2 dNH3 अपॉन dt। तो ये इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ये फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, ये मैंने लास्ट लेक्चर में दिखाया था, ठीक है। वो आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो उसे चेक कर लेना एक बार, है ना। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला अपन ने ऐसे लिखा। अपन को दे क्या रखा है, dN2 अपॉन dt दे रखा है, और पूछा क्या गया है अपन लोगों से, dH2 अपॉन dt पूछा गया है। सबसे पहली चीज, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, यानी H2 का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पूछा गया है पहला, और दूसरा अपन से क्या पूछा गया है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, NH3 का रेट ऑफ अपीयरेंस पूछा गया है। तो देखो इसे कैसे निकालेंगे, आप अपन दोनों पहले फॉर्मूले में क्या करेंगे, इन दोनों को रिलेट कर लेंगे, इन दोनों को यूज करेंगे, यानी dN2 अपॉन dt इज इक्वल्स टू 1/3 dH2 अपॉन dt, ठीक है। dN2 की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10 की पावर -2, ये कितना हो जाएगा, 1/3 dH2 अपॉन dt। देन dH2 अपॉन dt कितना हो जाएगा, 3 को इधर ले आओ, 2 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -2, यानी 6 इंटू 10 की पावर -2 आंसर हो जाएगा। यानी पहले का आंसर क्या आ गया, dH2 अपॉन dt का 6 इंटू 10 की पावर -2। और इसको आप कैसे निकाल सकते हो, जो एवरेज रेट का कल मैंने फॉर्मूला बताया था उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत इजी तरीका है, बहुत आसान है, ठीक है। तो इससे आपने क्या करा, dH2 अपॉन dt कैलकुलेट कर लिया। क्या कैलकुलेट कर लिया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 का डिसअपीयरेंस का रेट आपने कैलकुलेट कर लिया है। अब आपको रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 कैलकुलेट करना है कि भाई NH3 का प्रोडक्शन जो हो रहा है, डेल्टा NH3 का प्रोडक्शन जो हो रहा है वो कैलकुलेट करना है। अब क्या करो आप लोग, dN2 अपॉन dt को इक्वल रख लो इसके, यानी dN2 अपॉन dt इक्वल्स टू 1 dNH3 अपॉन dt, ऐसे रख लो। dN2 की वैल्यू आप लोगों को दे ही रखी है, ये रही 2 इंटू 10 की पावर -2, 2 इंटू 10 की पावर -2 इक्वल्स टू 1/2 dNH3 अपॉन dt। तो देखो ये 2 क्या चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो 2 इंटू 10 की पावर -2 इक्वल्स टू dNH3 अपॉन dt कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10 की पावर -2, कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। तो इस इक्वेशन से अपन ने क्या कैलकुलेट करना सीख लिया कि रेट ऑफ अपीयरेंस कैसे निकाल, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कैसे निकाल सकते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस कैसे निकाल सकते हैं। रेट ऑफ अपीयरेंस किसके लिए कैलकुलेट करा जाता है, हमेशा प्रोडक्ट के लिए कैलकुलेट करा जाता है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसके लिए कैलकुलेट करा जाता है, हमेशा रिएक्टेंट के लिए कैलकुलेट करा जाता है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आपने H2 का कैलकुलेट कर लिया, ये देखो, और रेट ऑफ अपीयरेंस आपने किसके लिए कैलकुलेट कर लिया,
NH3 के लिए कैलकुलेट कर लिया। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, न्यूमेरिकल कर सकते हो, ठीक है, और ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, अपनी एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये जो हो गया, ये शुरुआती पहला न्यूमेरिकल हो गया, जो बहुत ही आसान न्यूमेरिकल होता है, बहुत बार पूछा भी जाता है अपने एग्जाम्स में, तो इनको प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। तो इसके आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला है कि भाई कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ये अपन को कैलकुलेट करना होगा। तो देखो ये चीज मैंने आप लोगों को पहले बताई थी, केमिकल काइनेटिक्स जो ब्रांच है उसमें हम क्या क्या चीजें कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले रेट निकालना कैलकुलेट करेंगे, सेकंड चीज अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, फैक्टर, और तीसरी क्या, मैकेनिज्म जो आएगी वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगी। आज के लेक्चर को हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में ही लिमिट करेंगे, मतलब इधर तक ही आज अपन पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स रेट को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर हो गया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है, ज्यादा है, तो अपनी रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट के, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। सेकेंड जो फैक्टर आता है वो आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर से क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई साहब, तो देखो टेम्परेचर से क्या इफेक्ट पड़ता है कि अगर अपन टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ा दे, कितने डिग्री बढ़ाना है, सिर्फ 10 डिग्री, सिर्फ क्या बढ़ाना है, 10 डिग्री बढ़ाना है, तो अपना जो रेट है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यानी मान लो अगर पहले टेम्परेचर था वो था 100 डिग्री सेल्सियस, इस पे जो रेट था वो कुछ था एक्स रेट था, कुछ भी मान लो, आपकी इच्छा है जो मान लो, ठीक है। अगर अपन ने इसमें टेम्परेचर बढ़ाया 110 डिग्री कर दिया, 110 डिग्री अपन ने कर लिया, तो इसमें जो फाइनल रेट होगा वो कितना होगा, 2x के बराबर होगा। यानी अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। कब, जब अगर अपन 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखो कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रेट इंक्रीज होता है, टेम्परेचर भी बढ़ाते हैं, हर 10 सेकेंड में टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तीसरा जो फैक्टर होता है वो आता है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, देखो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट का क्या मतलब होता है, जैसे कैटलिस्ट जो होता है वो क्या करता है, रिएक्शन में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता, रिएक्शन में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता, वो कोई सी रिएक्शन हो रही है उसकी स्पीड को बढ़ा देता है या कम कर देता है, जनरली बढ़ाता है। यानी अगर मैं ओवरऑल बोलूं तो जो कैटलिस्ट होता है वो क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, थोड़ा सा क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है। कैसे इंक्रीज करता है इसका भी एक तरीका है, वो मैं आपको बताता हूं। देखो जैसे कोई एक ग्राफ हो गया, जैसे क्या हो गया, कोई ग्राफ हो गया, इस ग्राफ में क्या हुआ, रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट थे वो कुछ इस लेवल पे थे, यहां पे क्या था, रिएक्टेंट था, इसको किस में कन्वर्ट होना है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है। तो रिएक्टेंट में क्या होगा, कुछ एनर्जी चेंजेस आएंगे, एनर्जेटिकल चेंजेस आएंगे। वो एनर्जेटिकल चेंजेस में क्या होगा, इसको एक कॉम्प्लेक्स को पार करना होता है, इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं अपन एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स। तो देखो हर जो रिएक्टेंट होता है उसको क्या करना पड़ता है, इस एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स को पार करना होता है, और ये एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स जो होता है इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, और ये टाइम पीरियड हो गया, इधर टाइम पीरियड हो गया, ये क्या हो गया, एनर्जी हो गया। तो देखो रिएक्टेंट जो होता है उसे इस एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स को पार करके जाना होता है, और जैसे ही एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स को पार करेगा ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है।
कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट क्या करता है, इस एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स की जो एनर्जी है उसको डिक्रीज कर देता है। कैसे? जैसे रिएक्टेंट हो गया, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है उसको ये क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। अब देखो पहले एक्टिवेशन एनर्जी यहां पे थी, पहले एनर्जी क्या थी, वो यहां पे थी, अब एनर्जी जो होगी वो यहां पे होगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी को इसने क्या कर दिया, कम कर दिया कैटलिस्ट ने। ये पहले यहां तक थी एक्टिवेशन एनर्जी, अब ये यहां तक है। तो क्या करता है कैटलिस्ट, क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। तो देखो पहले जो रिएक्टेंट था उसको इस कॉम्प्लेक्स को क्रॉस करके जाना था, लेकिन अब इस रिएक्टेंट को सिर्फ इस कॉम्प्लेक्स को क्रॉस करके जाना होगा। तो कौन सा ज्यादा आसान है, ये वाला ज्यादा आसान है। तो कैटलिस्ट क्या करता है कि एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, थोड़ी सी कम कर देता है। मान ये पहले की एक्टिवेशन एनर्जी होगी EA1, ये क्या होगी EA2। तो कैटलिस्ट ने क्या करा, EA1 को डिक्रीज करके EA2 में कन्वर्ट कर दिया। EA1 को डिक्रीज करके किस में कन्वर्ट कर दिया, EA2 में। तो कैटलिस्ट ने क्या करा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। तो जो रिएक्टेंट है वो इजीली इस एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स को पार करके चला जाएगा और प्रोडक्ट बना लेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इन तीनों टॉपिक के बारे में अपन को याद रखना है। इसके आगे और रेट अपन लोग देखते हैं। देखो 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 आगे देखो, अपना जो चौथा फैक्टर आता है, चौथा फैक्टर होता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया से क्या फर्क पड़ता है, देखो सरफेस एरिया अगर मैं इंक्रीज करूं, सरफेस एरिया मैं इंक्रीज करूं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। कैसे? जैसे मान लो पहले कोई रिएक्शन हो रही है, पहले कोई रिएक्शन है, मॉलिक्यूल आ रहा है, इस सरफेस पे आके इंटरेक्ट कर रहा है ना, और रिएक्शन दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं इसका सरफेस एरिया बढ़ा दूं तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स आके इंटरेक्ट करेंगे, ज्यादा मॉलिक्यूल्स आके क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। तो सरफेस एरिया बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इस चीज को भी अपन को क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सरफेस एरिया जो हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो अपना रेट हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया सरफेस एरिया के। यानी अगर आप सरफेस एरिया को इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इन चारों फैक्टर के बारे में अपन को क्या करना है, ध्यान में रखना है। और भी इसके फैक्टर आएंगे जो अपने नेक्स्ट लेक्चर, अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर होंगे, क्योंकि इनके फॉर्मुलेज भी आएंगे, आर्हेनियस इक्वेशन आएगा, एक दो फॉर्मूले और आएंगे। तो उधर अपन बाकी जो फैक्टर्स होंगे उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके आगे पढ़ते हैं अपन। तो देखो अपन लोगों ने फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन तो पढ़ लिया था। अब अपना देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, देखो इस लॉ को अपन है ना समझते हुए पढ़ेंगे। पहले डेफिनेशन ही लिखेंगे, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फिर डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, तो इससे अपन को क्या होगा, जो अपन फॉर्मूला लिखेंगे उसकी हेल्प से अपन डेफिनेशन लिखेंगे तो अपन को हाथों हाथ याद हो जाएगा। तो देखो एक अगर मैं रिएक्शन लिखूं, ए कैपिटल ए, बी कैपिटल बी, सी, नहीं तो आप ऐसे लिख लो एक्स कैपिटल एक्स, वाई कैपिटल वाई। क्या मतलब हो गया रिएक्शन का, ए और बी मिलके क्या बना रहे हैं, एक्स और वाई बना रहे हैं। तो देखो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी जो रिएक्टेंट है ए और बी रिएक्टेंट है उनके प्रोडक्ट के रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। वहां इनकी कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के तो बराबर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ही, लेकिन उसके ऊपर जो पावर आएगी वो किसकी आएगी, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की भी आएगी। यानी मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए और बी की पावर बी, कुछ ऐसे लिख सकते हैं अपन, है ना। तो देखो अगर मैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखूं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखूं, यानी इसे अपन क्या लिख लें, आरएफ लिख लें। ठीक है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए और बी की पावर बी। आप जानते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है, KF, ए की पावर ए
और b की पावर b। ये आता है एक कांस्टेंट आता है जब अपन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं। अब मेरे को बताओ रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगी, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगी, यानी बैकवर्ड जो रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन जो पीछे वाली आ रही है, यानी देखो ए टू बी ए और बी में कन्वर्ट हो रहे हैं एक्स और वाई में, लेकिन अगर मैं इस रिएक्शन को बैकवर्ड लेके आऊं तो एक्स और वाई किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, ए और बी में। तो देखो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए जो रिएक्टेंट है वो एक्स और वाई हो गए, एक्स और वाई हो गए सर। देखो बैकवर्ड रिएक्शन एरो आपने यहां से लेकर यहां तक बनाया है, तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए जो अपने रिएक्टेंट हो गए वो कौन से हो गए, एक्स और वाई हो गए, ठीक है। तो इसे अपन क्या लिख लेंगे, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एक्स की पावर एक्स और वाई की पावर वाई, है ना, वाई की पावर वाई। अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊं तो क्या आएगा, के बी एक्स की पावर एक्स वाई की पावर वाई, वाई की पावर वाई आ जाएगा। देखो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में अपन को रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेनी है, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन में अपन को पीछे से तो देखेंगे तो रिएक्टेंट ही लगेगा, लेकिन अगर अपन फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ से देखें, ऊपर वाले एरो की तरफ से देखें, तो अपन को क्या लगेगा, ये प्रोडक्ट लगेगा। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन में अपन को कंसंट्रेशन किसकी लेनी है, प्रोडक्ट की लेनी है, ठीक है। तो देखो एट इक्विलिब्रियम एक कंडीशन आती है, एट इक्विलिब्रियम। तो देखो इक्विलिब्रियम एक स्टेट होती है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रेट है, ए से ए एंड बी जब एक्स और वाई में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन को बता रहा है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा वो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन में क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा। इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो देखो अगर मैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को इक्वल कर लूं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, तो क्या होगा, देखो मैं बताता हूं। आर एफ की वैल्यू रखो यहां पे, के एफ ए की पावर ए और बी की पावर बी, के एफ ए की पावर ए बी की पावर बी। आर बी की वैल्यू रखो यहां पे, के बी ए की पावर एक्स की पावर एक्स और वाई की पावर वाई, ऐसे रख सकते हैं। इस इक्वेशन को मैं यहां पे लिख लेता हूं, देखो यहां पे लिख लेता हूं, के एफ ए की पावर ए बी की पावर बी इक्वल्स टू के बी एक्स की पावर एक्स और वाई की पावर वाई। तो देखो के एफ अपॉन के बी, के एफ अपॉन के बी यानी के बी को मैं नीचे ले आया, ये किसके बराबर हो जाएगा, एक्स की पावर एक्स वाई की पावर वाई अपॉन ए की पावर ए और बी की पावर बी, इसके बराबर हो जाएगा। और यही जो चीज है इसको अपन क्या बोलते हैं, केसी। केसी क्या हो जाएगा इसमें, रेट कांस्टेंट। क्या हो जाएगा ये, रेट कांस्टेंट, जो बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत ज्यादा काम आने वाला है अपन को। रेट कांस्टेंट यानी जो केसी की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, के एफ अपॉन के बी के बराबर होगी। इसे अपन क्या बोलेंगे, रेट कांस्टेंट, या क्या बोलेंगे अपन इसे, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोलेंगे अपन इससे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या इसे अपन क्या बोलेंगे, स्पीड कांस्टेंट। क्या बोलेंगे अपन इससे, स्पीड कांस्टेंट। तीनों में से जो आपको नाम अच्छा लगे वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यही जो कहलाता है, मेजरली जो चीज मैंने आपको बताई है वो यही है, यही जो कहलाता है, क्या कहलाता है, लॉ ऑफ मास एक्शन कहलाता है। इसकी चलो इस फॉर्मूले की हेल्प से डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, एक बार डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। तो क्या डेफिनेशन आएगी, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, is directly proportional to the concentration of to the product of concentration of reactant raised to the power of their स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यानी जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के।
दिख रहा है अपन को सब ए और बी के कंसंट्रेशन के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ए एंड बी रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यही तो क्या होता है लॉ ऑफ मास एक्शन। और लॉ ऑफ मास एक्शन का जो पूरा डेरिवेशन है वो अपन लोगों ने क्या करा है, समझ लिया है। इसकी जो पूरी डेफिनेशन है वो अपन ने किससे बनाई है, इस फॉर्मूले से बनाई है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो तो अपन डेफिनेशन भी क्या कर सकते हैं, इजीली समझ के बना सकते हैं। याद करने का झंझटी कदम, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा काम है कि इसको याद करो और डेफिनेशन क्या करो, बनाओ। और इस चीज का डेरिवेशन जो है वो आप पढ़ो, वीडियो को एक दो बार देखो तो आपको क्या हो जाएगा, ये डेरिवेशन भी क्या याद हो जाएगा। और अपन को मेजरली क्या याद रखना है, केसी को याद रखना है। किसको याद रखना है, केसी, रेट कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या स्पीड कांस्टेंट, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ये अपना क्या कहलाता है, लॉ ऑफ मास एक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो देखो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा ना वो सबसे खास टॉपिक है, वही क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इस वीडियो को क्या करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा रेट लॉ। रेट लॉ जो है वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उस टॉपिक में अपन लोग क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करके एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज जो हो गई, मैकेनिज्म हो गई, उसके बारे में देखेंगे। और उसके भी क्या होते हैं, न्यूमेरिकल काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल जो पूछे जाएंगे वो किसे पूछे जाएंगे, रेट लॉ से पूछे जाएंगे। और उसकी हेल्प से अपन क्या निकालेंगे, ऑर्डर निकालेंगे, मॉलिक्यूलैरिटी निकालेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ऑर्डर के बारे में जानने को मिलेगा, मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में जानने को मिलेगा और रेट लॉ के बारे में जानने को मिलेगा। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। थैंक यू।